बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग में आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत के हवाले से यकीनी तौर पे आप सब लोग बाखबर हैं। और आज क्योंकि जो 4 रुकनी बेंच था जिसने सुनना था कि क्या इलेक्शन 30 अप्रैल को होने हैं, बाद में उन्हें इस मामले को सुनना था, लेकिन वो बेंच भी आज टूट गया और उसके बाद फिर 3 रुकनी बेंच बना जिसमें चीफ जस्टिस साहब बज़ाते खुद थे और उनके साथ उनके साथी जजेज़ मौजूद थे। आज चीफ जस्टिस साहब ने इस चीज़ के इम्कानात को इसके इम्कानात बहुत कम ज़ाहिर किए कि कोई फुल कोर्ट बन सकता है, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि इस केस को यही बेंच सुनेगा और यही उसको मंतकी अंजाम तक लेके जाएगा। आज की सारा जो दिन मीडिया के ऊपर चीज़ें चलती रही, हुकूमती जमात का ये इसरार था और हुकूमती जमात की तरफ से ये बल्कि वाज़ेह पैगाम भी है कि जब तक फुल कोर्ट की तरफ से फ़ैसला नहीं आएगा हम फ़ैसले को नहीं मानेंगे, क्योंकि शायद हुकूमत को ये ख़तरा लग रहा है कि हालात जो हैं वो शायद उनके फेवर में नहीं है, या उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है जिसकी बुनियाद पे वो इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अपना एक जो आइनी किरदार है वो उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उसमें उन्होंने फ्रीकैन को ये एक फ़्लेक्सिबिलिटी ज़रूर दी है कि आप बताएं कि आप इलेक्शन कब तक करवा सकते हैं। और उसके अंदर उन्होंने वज़ारत ख़ज़ाना, वज़ारत दफ़ा को की भी बात की कि उनको बुला के उनसे भी पूछा जाएगा कि आप अगर रिसोर्स का मसला है तो उसको अलग तरीके से देखा जाएगा और अगर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है तो उसको अलग तरीके से देखा जाएगा। बहरहाल सूरत हाल इंटरेस्टिंग है, देखना यह है कि ये हालात किस तरफ जाएंगे और क्या इससे निकलेगा, क्योंकि एक जो तासर इस वक्त ये दिया जा रहा था कि शायद आला अदलिया के अंदर या जजेस के अंदर कुछ इख्तलाफी नोट पाया जाता है, उस तासर को भी आज चीफ जस्टिस ने खुद ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि इख्तलाफी नोट अपनी जगह, लेकिन हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं और हमारे जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात हैं वो मिसाली हैं। और पीर के दिन का उन्होंने इशारा दिया कि पीर के दिन बेंच केस सुनेगा और हम फैसले की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ से ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं और हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, और कौम से उन्होंने अपील की है कि आप तैयार रहें। और उन्होंने ये कहा कि हुकूमत क्योंकि प्रेशर डाल के पुरानी रवायात को बरकरार रखना चाहती है, तो उन्होंने कौम से अपील किया कि आप तैयार रहें और हम सड़कों पे आ सकते हैं। सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इससे पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर कानूनदान अज़ाज़ एहसन साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मेरा यही सवाल है कि आप कैसे देखते हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुई चीज़ें, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाएंगे, और जो बेंच है वो 3 रुकनी रह गया, तो इसके ऊपर हुकूमत का ज़ाहिरा अपना एक मौक़िफ़ है, आप इस पूरी सूरत हाल पे क्या कहेंगे? देखो जी, अदालत आईनी रास्ते पर है। आइन का रास्ता के लिए 9 जजेस का बेंच बनाया, 2 चले गए छोड़ के पहले, फिर हमने नहीं बैठना, 2 दूसरे चले गए, 5 जज रह गए, वो जो चारों अपनी मर्जी से छोड़ के गए बेंच को। ठीक, 5 जजेस ने जब सुना, बहस सुनी, उन्हीं 5 ने, कोई 7 2 ने, किसी और ने नहीं सुनी, उन्होंने बहस सुनी। 3 दिन बहस के बाद उन्होंने 3 और 2 की अक्सरियत से उन्होंने एक फैसला दे दिया कि इलेक्शन हो और फौरन हो। 90 दिन में आप तकरीबन अगर उससे कुछ करना पड़ता है सजावट भी, तो कम से कम करके 1.5 और इलेक्शन कराओ। ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इस पे अमल दरामद होना है। अब कौन सा फुल कोर्ट किस इशू को डिस्कस करेगा? ये तो इशू सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया और वो 3 जज भी जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला होता है। फुल कोर्ट को चाहिए पहले अपना फैसला तो कराएं, उस पे अमल दरामद कराएं। जजेस को ये परवाह है कि उनका फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उस पे अमल दरामद नहीं हो रहा, वो चीफ इलेक्शन नहीं कर रहा, इलेक्शन कमिश्नर, लॉ मिनिस्टर उसके खिलाफ तलवार लेके निकला हुआ है। इंटीरियर मिनिस्टर वैसे कहता है जी मेरे पास कोई रेंजर मैं नहीं दे सकता, फौज कह रही है हम नफरी नहीं दे सकते, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं हम बजट नहीं दे सकते, पैसा नहीं दे सकते। ठीक, ये किस तरह की हुकूमत है और किस तरह के लोग हैं? आइन कहता है जो काम वो होना है, और आप 10 अरब रुपए दे सकते हैं लैपटॉप के लिए एकदम, आप गाड़ियां मंगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप जो सबसे बड़ा फरीजा है हुकूमत का कि वो रिप्रेजेंटेटिव मुंतखब हुकूमत हो, आइन अपने पहले जुमले में लिखता है whereas sovereignty belongs to Allah, it is exercised in the name of the people by the chosen representatives of the people, by the chosen representatives. अब ये निगरान chosen है, निगरान बैठे रहेंगे जितनी देर आप 90 दिन से तजावत करेंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट अगर इजाजत देगा तो निगरान बैठे रहेंगे 10-15 दिन, अच्छा बैठ ले 10-15 दिन, तो इतना नहीं बैठ सकते। निगरान
बिल्कुल बहरूपिये हो जाएंगे जिस दिन 90 दिन गुजरे। इनको तो फिर लोग ही शायद आके निकाले, क्योंकि और तो निकालने वाला कोई नहीं होगा इनको। लोग शायद अपने ऊपर ले लेके निकालो इनको। ये कहा से आज हुकूमत कर रहे हैं, 90 दिन इनके पूरे हो गए और ये सब तस्लीम करते हैं। ये वो जजेस जो माइनॉरिटी में है वो भी तस्लीम करते हैं कि 90 दिन की कैद है। वो कहते ही है कि वो तस्लीम करते हैं और हाई कोर्ट को हुक्म देते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर अपने पिटीशन को फैसला करो। क्यों 3 दिन के अंदर? क्योंकि ये 90 दिन की कैद है, ये उनको भी एहसास। अब 90 दिन क्यों 90 दिन में ना हो कि जी 90 दिन में वैसे तो है, 90 दिन के हम पाबंद तो है, पर जरूरत इस बात की है कि हमारे पास अब पैसा ही नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि फौज उधर दूसरी जगह डिप्लॉयड है, फौज भी नहीं आना चाहती। तो जरूरत की वजह से हम आइन का तकादा पूरा नहीं कर सकते, यानी हम नजरिया जरूरत पे चले। अब एक तरफ नजरिया जरूरत वाले हैं जो इलेक्शन नहीं कराना चाहते और जरूरत तो ढूंढ रहे हैं, और ये जस्टिस मुनीर, चीफ जस्टिस मुनीर की का विरसा रवायत। दूसरी तरफ आइन पे चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस के साथी आइन पे चलना चाहते कि आइन का तकाजा है, हम आइन के तकाजे को पूरा करेंगे, हम उसके गुरेज नहीं कर सकते। अब ये नजरिया जरूरत के हामियों और नजरिया जरूरत के मुखालिफिन के दरमियान सारा किस्सा का दौर। ठीक सर, बस ये बताइएगा कि पीर के दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पीर के दिन क्या फैसला सुना सकती है? पीर के दिन आप फिक्र ना करें, पीर के दिन फिक्र ना करें। चीफ जस्टिस सुनेंगे 3 मेंबर बेंच और फैसला सुनाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला। कोई फुल कोर्ट की जरूरत नहीं है। फुल कोर्ट में इनका झगड़ा होगा, सामने आ जाएगा और कोई इसमें कोई जरूरत नहीं है। ये तो नुमाइशी तौर पे उठते हैं बेंचेस से, एक दिन एक जज उठ जाता है, दूसरे दिन जज उठ जाता है। पहले दिन क्यों नहीं कह देते कि हम दो नहीं बैठेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया एजाज एहसन साहब, आपके कीमती वक्त। नाज़रीन, हमारे साथ एजाज एहसन मौजूद थे जिन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे इस चीज़ का इशारा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट आइनी मामलात को देखते हुए आगे बढ़ेगी और आइन के अंदर जो चीज़ें दर्ज हैं, जिस तरह दर्ज हैं, उसी तरह मनोवन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी। बहरहाल ये सूरत हाल इतनी आसान नहीं है, इसको देखना पड़ेगा कि क्या आने वाले दिनों में हालात बनते हैं। मंडे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या ये मामला सोमवार को निमट जाएगा या ये मज़ीद तवालिद पकड़ेगा, इस चीज़ के भी इम्कानात हैं। क्योंकि अगर फ्रीकैन को तफसील से सुनना है, फ्रीकैन की का जो मौक़िफ़ है, उनके जो दलाइल हैं वो सुनने हैं, तो उसके अंदर मुमकिन है कि इसमें कुछ दिन लगेंगे और ये किस तरफ बात जाएगी ये बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं। यहाँ एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ सीनियर कानूनदान एजाज एहसन थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जारी जो समाअत है उसके ऊपर तबसरा करते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क जो है वो इलेक्शन की तरफ ही जा सकता है और उसके अलावा आइनी तौर पे कोई और रास्ता नहीं बचा और सुप्रीम कोर्ट उसी रास्ते को लेगी। बहरहाल देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज फ्रीकैन को एक थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ये दी गई कि अगर आप 90 दिन में नहीं करवा सकते, 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर किस दिन हो सकते हैं, कुछ उसके अंदर भी गवर्नमेंट से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई। लेकिन उस पर फ़िलहाल हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह जवाब नहीं आ रहा और साथ ही साथ हुकूमत ये चाहती है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, फुल कोर्ट, ताकि उसके अंदर चीज़ें सामने आएँ और फिर जो भी फ़ैसला होता है उसके ऊपर चला जाए। तो इस हवाले से हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए PTI की सीनियर रहनुमा मसर्रत चीमा मौजूद हैं। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कैसे देख रही हैं जो इस वक्त इस्लामाबाद में जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? और खान साहब की थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी थी कि लोग तैयार रहें और सड़कों पे आने के लिए तैयार रहें, तो इस चीज़ की क्या ज़रूरत महसूस हो रही है कि लोगों को सड़कों पे लाया जाए? वैसे तो बज़ाहिर इस वक्त तक तो अदालत आइन के साथ ही खड़ी नज़र आ रही है और चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली आगे बढ़ रही हैं, तो इसमें फिर से एक दफ़ा रिलीज़ की क्या ज़रूरत महसूस होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, उसकी वजह ये कि इसकी सूरत इसलिए पेश आ सकती है और अल्लाह ना करे कि ये एक वर्स्ट ऑप्शन होगी पाकिस्तान के लिए, और ये हमें तभी आना पड़ेगा सड़कों पे जब पाकिस्तान के आइन को मुतल और ख़त्म कर दिया जाएगा, कलदम करार दे दिया जाएगा, जब आइन तोड़ा जाएगा।
और ये किसी की भी ख्वाहिश नहीं हो सकती कि इस तरह हो। और ये तो जब आइन अल्लाह माफ करे नहीं है तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि किसी भी मुल्क की क्या हैसियत है। अब इसमें जो इनके एतराजात है ना, जो हमारी ऑपोजिशन पहले थी, जो गवर्नमेंट है सिटिंग, कि इनके एतराजात पे समटाइम्स वी फील के वारी सकते जाएं कि सोमोटो के जरिए लाई गई हुकूमत को सोमोटो पे एतराज है और इलेक्शन ना कराने के जो ये बहाने घड़ रहे हैं ना, यानी कि जो आप ये देखें कि जब ऑनरेबल जजेस ने पूछा और उनको ये जो बता रहे हैं रीजन, उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि जी वो 1500 अरब रुपए का 1500 अरब का खसारा है, 1500 अरब के खसारे में 20 अरब बचा के आप क्या कर लेंगे? ये कुछ शायद 1% भी नहीं बनता या उससे भी कम बनता। एग्जैक्टली 1% से भी कम जी। फिर दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की जा सकती? बड़े लॉजिकल क्वेश्चनिंग थी आज ऑनरेबल कोर्ट्स की जजेस की तरफ से, और इसीलिए उन्होंने ऑन मंडे फाइनेंस सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी को बुलाया है। देखें, अगर कोई रीजन हो, कोई लॉजिक हो, तो हम भी किसी सूरत बात करने को तैयार हो जाएं। जो अभी आप हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों सड़कों पे आना चाहते हैं, सड़कों पे इसलिए आना चाहते हैं, और अल्लाह ना करे कि हमें इस मकसद के लिए सड़कों पे आना पड़े, उससे पहले ही पाकिस्तान का आइन टूटने से बच जाए कि ये बगैर किसी रीजन, बगैर किसी लॉजिक के इस वक्त तक भी जो आइन और कानून को किसी सूरत फॉलो नहीं किया जा रहा, गुज़िश्ता 11-12 माह से फॉलो नहीं किया जा रहा अनफॉर्चुनेटली। जितने हमारे मुकदमात देख लें, जो खान साहब के घर के ऊपर आपको पता है जो अटैक हुआ है, जो इन्होंने चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, और उससे पहले जो इन्होंने मतलब अटैक किया था जमान पार्क पे, वो सारा गैर कानूनी, गैर आईनी था। उसको भी हम चैलेंज करने जा रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त आइन मुअत्तल है। कभी तस्वुर भी किया था आपने कि लाहौर, इस्लामाबाद एंड कराची से जो मेन इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और उनके बड़े ओहदेदारान, एक हमारे फोकल पर्सन को उठाया गया और सोशल मीडिया हेड्स को उठाया जा रहा है, खान साहब का जो पहले हमारे सेनेटर्स को उठाया गया, आजम सवाती साहब देख लें, डॉक्टर शहबाज गिल देख लें, उसके बाद अभी अजहर माशवानी, लकीली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो वापस आ गए हैं। तो जो कुछ हो रहा है आइन और कानून के दायरे के मुताबिक नहीं हो रहा। मेरे घर के ऊपर जो रेड हुई उसकी कोई रीजन नहीं थी, कोई नहीं, उसकी कहीं भी गुंजाइश मौजूद नहीं है। सो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बदतरीन मार्शल लॉज में भी जो नहीं हुआ ना, वो हो रहा है। लेकिन एक चीज को आप कैसे देखती हैं, खान साहब को रिलीफ मिला दोनों केसेस में, अप्रैल पे बात चली गई है, तो वो खुशाइंद नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं, रिलीफ तो उसको कहते हैं कि जो चीज हम डिजर्व नहीं करते, आइन और कानून में उसकी गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई मिल जाए सहूलत। बाकी आइन में मुताबिक तो फैसला होना है, या आइन के मुताबिक होना है या आइन के बरखिलाफ होना है। देखिए, दो ही सूरतें हैं ना। लेकिन हमारा जो मतमा नजर हमेशा जो रहा है, जहां आइन और कानून के मुताबिक फैसला हुआ हमने उसको खुशाइन कहा है, जहां आइन और कानून के मुताबिक नहीं भी हुआ तो हम एक दायरा कार के अंदर रह के, जो इस मुल्क का आइन हमें इजाजत देता है डेमोन्स्ट्रेशन की, प्रोटेस्ट की, हमने वही किया है जो एक जमहूरी जमात को करना चाहिए। लेकिन आप PMLN को देखो, मैं तो हैरान हूँ इनकी बदजुबानी, बदकलामी, ऑनियर धमकियां। यानी कि इस वक्त जो टॉप स्टोरी है वो इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह की पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही है। बिल्कुल, अल जजीरा CNN डिस्कस कर रहे हैं। सुने जी, एक सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को, जो सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्हें मारने की धमकियां दे रहे हैं, ऑनियर और खुलम खुला। जो खान साहब के खदशात थे, इनका नाम हमने ऐसे ही नहीं FIR के लिए लिया था जब खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, या बाकी जो खान साहब ने जो वीडियो मैसेजेस रिकॉर्ड किए हुए हैं उसमें बहरहाल अभी 1-2 नामों का इजाफा हुआ है, तो उसमें ऐसे बिला वजह इनके नाम किसी के भी नहीं लिए कि ये सारे वो मुहर्रकात, वो शवाहिद है इन तमाम चीजों के पीछे। और शवाहिद से तो मैं बल्कि एक स्टेप आगे की बात करूंगी कि जो कुछ खान साहब ने 1-2 महीना पहले बताया, वो एज इट इज उसको इन्होंने
स्टोरी बोर्ड उसकी कंप्लीट की, उसकी एग्जीक्यूशन की, प्रैक्टिकली वो हम सबको होता हुआ नजर आया। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जहांगीर तरीन साहब अभी कुछ मुतारिक हो रहे हैं, आप लोग भी लोधरा में जलसा करने का ऐलान कर चुके हैं, तो कुछ जो सियासी माहिरीन हैं या तजिया नगार हैं उन्हें यह लगता है कि जहांगीर तरीन साहब PTI को बड़ा डेंट डालेंगे। आपको क्या इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि जहांगीर तरीन साहब और जो आपके उनके साथी थे वो अब अगर दोबारा से मुतारिक होते हैं, क्योंकि जो 384 के मुताबिक जो उनको दी गई है अब रिलीफ, दोबारा से वो अपील कर सकते हैं अपनी 1843 के तहत, तो उस पर आप क्या समझती हैं कि PTI के लिए अब क्या, अगर वो बहाल भी हो जाते हैं, दोबारा सियासत में भी आ जाते हैं, तो वो कितना बड़ा खतरा हो सकते हैं PTI के लिए? देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेने का तो सबको हक है, एक्टिव होने का भी हक है, लेकिन ये मज़हका खेज है कि जो सारी जमातें न्यूट्रल, इनके सहूलतकार, PDM नहीं कर सकी, तो वो बेचारा जहांगीर तरीन जो अपनी सीट भी हार गया, बेटा भी हार गया, और जिसने कोई चंद लोटे इधर उधर से इकट्ठे किए थे, वो लोटे भी बाय इलेक्शन जब हुए तो वो सारे के सारे हार गए। तो उनको मिला के अगर वो कोई जमात बनाना चाहते हो तो अपना शौक पूरा कर लें। सियासत पे तो किसी पे पाबंदी नहीं। हम तो राना सनाउल्लाह की तरह स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि हम इनको सियासत नहीं करने देंगे या इनको कोई हक नहीं। हक उनको पूरा है, लेकिन जो उनकी सियासी, अगर आप उस पर सियासी तज्जिया दें तो वो क्या डेंट डालेंगे? वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखो, इनके पास जो भी सिक्के थे वो हमारे लिए खोटे निकले, इनके लिए खरे। वो सिक्के तो इलेक्शन में, आपको पता है कि बाई इलेक्शन में वो 25 जुलाई का इलेक्शन जिसमें हमजा की गवर्नमेंट ने हमारी जो हशर किया था, उसके बावजूद हमने उन तमाम लोगों को बदतरीन शिकस्त दी। हमारे लोग जीत के आ चुके हैं, तो अब उनसे हम क्या डरे, क्या घबराएं? मैं तो कहती हूँ कि जी, लोगों को सियासत में आने का पूरा हक होना चाहिए, उन्हें अपना सियासत में हिस्सा भी लेना चाहिए। लेकिन इसमें मेरा तजिया ये है कि जब नवाज शरीफ, जरदारी और इस मौलाना, ये सारे मिलके 13 जमातों का जमगट्ठा मिलके हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़े, इन्होंने, उसमें ये फारिग हो गया, तो उसमें अगर एक नाम तरीन भी ऐड हो जाए, लीन तो पहले ही उनके साथ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में 0.0001% भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक, आखिरी सवाल आपसे मेरा कि अगर मंडे के दिन कुछ इस तरह का हुकूमत कोई ले आती है चीज़ें और अप्रैल के बजाय इलेक्शन कोई 1-1.5 माह या 20-25 दिन या 2 महीने की जमा तफरीक से होते हैं, तो PTI इसको कबूल करेगी? नहीं, उसको इसलिए कबूल नहीं करेगी। आज खान साहब की मीटिंग हुई है, मैंने ही कर रखवाई थी। PFUJ के जो कुछ हमारे सहाफी भाई थे और जिसमें राना अजीम साहब भी थे, तो ये सवाल उन्होंने पूछा है। खान साहब कहते हैं कि एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्शन को आगे लेके जाना गैर आईनी है, 90 डेज के बाद ये जो इंटरम सेटअप है ये गैर आईनी है, 90 डेज से ऊपर इलेक्शन जा नहीं सकते। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन होती है कि जब वो उनके साथ कोई डायलॉग करे तो वो कहें कि अब आइन ठीक हो गया है, अब आगे ले जाए। तो इसके पीछे खान साहब की ये तशरीह थी कि देखें, चूंकि इलेक्शन को अपने टाइम पे ही होना चाहिए, उसमें जो आइन कहता है, आइन में चूंकि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, तो हम इसको अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिशों से चेंज नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया मसर्रत चीमा, आपके कीमती वक्त का। आपने अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तफसीली मौक़िफ़ दिया और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार सना मिर्ज़ा। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सना, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा मामला, हमारे साथ एजाज़ हसन थे, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा हल नहीं है, थोड़ा बहुत 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां हैं, गवर्नमेंट के पास वसाइल नहीं है, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। तो आप क्या देखती हैं कि आपके ख्याल से इस वक्त आइडियल सिचुएशन क्या होगी, कैसे हम इस मामले से निकल पाएंगे? बहुत शुक्रिया इरफान आपका। देखिए, एतजाज साहब का आपने जिस तरह हवाला दिया, तो मेरा ख्याल है एतजाज साहब भी और कुछ और दीगर जो सीनियर आईनी माहिरीन हैं, उनकी अपनी एक राय है कि जो आइन है उसके मुताबिक चलना चाहिए। और ऑब्वियसली ये दुरुस्त भी है कि 90 दिन का एक सेटअप होता है, 90 दिन के अंदर अंदर आपको इलेक्शन में जाना होता है। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जिस तरह आपने इदारों का हवाला दिया, चाहे वो दिफाई इदारे हो, चाहे वजारत खजाना हो, चाहे आपकी इलेक्शन कमीशन की वर्क फोर्स हो, या फिर अदालत की तरफ से उनको मिलने वाली मैन पावर हो, कोई भी बंदा उनको, कोई भी डिपार्टमेंट उनको रिसोर्सेज देने के लिए तैयार नहीं। ये तो कुछ प्रैक्टिकल मसाइल है।
लेकिन कुछ होती है जरूरियात जो कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन की बेहतरी के लिए होती है। उन जरूरियात में मेरा ख्याल है कि दो चीजें सरे फहरिस्त हैं। वो ये कि एक तो सेंसस हमारे होने बहुत जरूरी है और उसके बाद डीलिमिटेशन होनी है। मेरा ख्याल है ये दो ऐसे फैक्टर्स थे जिनके ऊपर बहुत अच्छे से काम हो रहा था और ऑब्वियसली अगर इनके बाद इलेक्शन मुनक्किद किए जाते हैं तो ये कौम के मफाद में भी होगा, इलेक्शन के मफाद में भी होगा और नताइज भी इससे बेहतर आएंगे। मुझे नहीं पता कि आखिर क्या वजह है कि खान साहब क्यों इतनी जल्दबाजी करना चाहते हैं। 2 महीने का टाइम था और प्रॉब्ली अप्रैल के एंड में ये सेंसस खत्म हो जाएंगे। मुझे अपने तौर पर जाती तौर पर ये फील होता है कि शायद इन दो चीजों के बाद गवर्नमेंट इस पोजीशन में भी होगी और IMF से एग्रीमेंट के बाद भी इस पोजीशन में होगी कि कुछ चीजों को बेहतरी की तरफ लाया जा सके। और जिस तरीके से भी एक रोज पहले राना सनाला साहब ने स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता उस पर कितनी बात की गई है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि अगस्त में इंटरिम सेटअप आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर में वो इलेक्शन देख रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि 2 बड़ी तैनातियां उस वक्त तब्दीली के मराहिल में होंगी, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नई तैनाती हो या फिर सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी नई तैनाती हो। तो मेरा ख्याल यह है कि इस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसने अपनी डेडलाइन अगस्त रखी हुई है और वो इस साल के इख्तिताम से पहले इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन अगर हम ये सेंसस और डीलिमिटेशन के बाद इलेक्शन में जाए तो मेरा ख्याल है ये बेहतर सुलझा हुआ फैसला। शायद खान साहब को भी अब समझ आ गया है कि उनको कोर्ट से वो रिलीफ नहीं मिल सकेगा जिस तरीके से पिछले 1 हफ्ते में हम कोर्ट में मसाइल देख रहे हैं। वहाँ अंदरूनी तौर पर ग्रुप बंदी होना और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी वो इतनी ओपन हो चुकी है कि शायद मामला अब खराबी की तरफ जा रहे हैं। तो खान साहब के लिए बेहतर यही है कि हम डायलॉग कर सकें और इसीलिए अब बहालत मजबूरी उनको ये रास्ता चुनना पड़ा है कि जी हम अब टेबल टॉक के लिए तैयार हैं और हम सब लोगों से बात करने के लिए तैयार है। वरना यही खान साहब थे और यही गवर्नमेंट थी। बिलावल साहब ने असेंबली फ्लोर पर कहा कि जी हमें उन लोगों से भी बात करनी पड़ेगी जिनके चेहरे हमें पसंद नहीं है। खान साहब ने पहले कहा कि मैं चोर डाकुओं से बात नहीं करूंगा, लेकिन अब खान साहब कहते हैं मैं सबसे बात करूंगा। तो जो सेंसिबल पॉलिटिक्स होती है वो यही होती है कि आपको डायलॉग करना पड़ता है, चाहे वो शख्स सामने वाला आपको पसंद हो ना पसंद हो, आपको उसका तर्ज सियासत पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन आपको अगर आगे चलना है तो आपको लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। ठीक, ये बताइएगा कि खान साहब का ट्वीट है आज कुछ देर पहले, उन्होंने कहा कि अगर आइन के मुताबिक फ़ैसले नहीं हुए या आइन या सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर डाला गया गवर्नमेंट की तरफ से तो हम फिर से सड़कों पे आ सकते हैं, कौम तैयार रहे। तो इसको आप कैसे देखती हैं कि अगर लेट्स सपोज ये फ़ैसला इस तरह का आता है कि 90 दिन के बाद की कोई टाइमलाइन सेट होती है और खान साहब अगर फिर सड़कों पे आ जाते हैं तो उसको किस तरह फिर डील किया जाएगा? अभी बड़ी मुश्किल से कुछ सिचुएशन थोड़ी डिफ्यूज़ हुई है, ज़मान पार्क वाली और बाकी जो चल रहा था सारा। तो आपके ख्याल से आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में खान साहब की क्या मूव हो सकती है? देखिए, मुझे तो पर्सनली लगता है कि खान साहब 2 तरीके से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक वो ये कह रहे हैं कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हूँ, मैं हर किसी से बात करने के लिए भी तैयार हूँ। दूसरा वो अदालतों से ये कह रहे हैं कि सिर्फ आपसे ही हमें उम्मीद है। अब ऑब्वियसली जो बेंच बनता और टूटता रहा पिछले 3 रोज में, उसने मंडे को बैठना है और ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ डिसीजन की तरफ जाना है। तो खान साहब ने पहले ही ये शनीद सुना दिया है कि जी अगर ये फैसला हमारे हाथ में नहीं आया तो हम आगे उसको रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स पे लेके जाएंगे, यानी कि हम सड़कों की सियासत करेंगे। इससे पहले भी कुछ मरतबा उनके जो दीगर लीडरान है वो ये कह चुके हैं कि हम जुडिशल सिस्टम के हवाले से हम जो आईनी मामला जो मसाइल चल रहे हैं, क्राइसिस चल रहा है, हम उसके ऊपर आइन बचाओ तहरीक शुरू करेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज मौजूद है कि उनके हवाले से कोई बेहतर फैसले नहीं आ सकते अगर इसी तरीके से प्रेशर बिल्डिंग गवर्नमेंट की तरफ से की जाती रही कोर्ट्स पे। ये जो लॉ बनाया गया लीगल एंड प्रोसीजर एक्ट, इसके बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी प्रेशर बिल्डिंग करने की कोशिश की है कोर्ट्स के ऊपर और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि फुल कोर्ट बैठाएं और फिर इसके ऊपर बात होनी चाहिए। लेकिन वो मुतालबा आज चीफ जस्टिस के सामने किया गया तो उन्होंने उसको आज इस दरखास्त के लिए रिजेक्ट कर दिया कि इस दरखास्त के लिए जरूरत नहीं है। हालांकि जितनी टेक्निकल मैंने असेसमेंट लोगों से जितना मैं समझ सकी हूँ, अगर कोई कोर्ट एक मखसूस तादाद में बनता है और उसके बाद डिसॉल्व हो जाता है तो एक नया बेंच बनाना पड़ता है, चाहे उसमें तादाद कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसी बेंच को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो मुझे नहीं पता कि लीगली उस बेंच की स्टैंडिंग क्या होगी। फिर उसमें जो जजेस साहिबान है उनका एफिलिएशन या उनका झुकाव एक खास तरफ है। इस हवाले से बहुत से लोगों की राय मौजूद है, मैं किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि फला और फला जो जज है उनके इंक्लिनेशन इस तरफ रहा है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ऐसे बेंच के ऊपर और उसके डिसीजन के ऊपर रिलाई करना और उसके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना खुद कोर्ट के लिए भी और पीटीआई के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा, उसको डिफेंड करना और उसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में बात करना। क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले ही, कल तक की खबर ये थी कि जो जस्टिस मंदुखैल साहब जिन्होंने आज अलहदी इख्तियार की है बेंच से,
खबर ये थी कि अगर मंदोखेल साहब अलहदा हो जाते हैं तो ठीक, अदरवाइज जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर इख्तिलाफ उठाया जाएगा गवर्नमेंट के वकील की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से, और कहा जाएगा कि क्योंकि ये पानामा में सुपरवाइजरी जज के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे थे, इसलिए इनको इस बेंच से हटाया जाए। तो ऑब्वियसली उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क पहले ही गवर्नमेंट रेज कर चुकी है अपने कागजों में। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये बेंच किसी डिसीजन की तरफ जाता है तो इसके डिसीजन को गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी। और जो फुल कोर्ट की बात है वो चीफ जस्टिस मेरा नहीं ख्याल जाएंगे, क्योंकि जो 7 और 8 का फिगर कोट किया जा रहा है ना, 5 ईसा साहब के ग्रुप और इनके ग्रुप की तरफ, मेरी अपनी अदना राय ये है कि अब वो 7 और 8 का तनासुब नहीं रहा। चीफ जस्टिस साहब के साथ अब 8 लोग नहीं रहे। मुझे लगता है कि उनकी ये जो नंबर है ये अब 8 से कहीं नीचे जा चुका है। कुछ ऐसे जजेस भी हैं जो खामोश हैं, लेकिन वक्त आने के ऊपर वो उनके ग्रुप से निकल के दूसरे ग्रुप में ऑब्वियसली खड़े होंगे, क्योंकि ये चीफ जस्टिस साहब रुखसत के करीब है और दूसरे चीफ जस्टिस साहब ने आना है। जी बिल्कुल, ये नेचुरल है। आखिरी सवाल आपसे मेरा कि जो गवर्नमेंट ने अदालती इस्लाहात बिल अपनी तरफ से तो सेनेट से भी हो गया और अब वो प्रेसिडेंट को भिजवा दिया गया, आपको क्या लगता है आरिफ अलवी साहब इस मौके पे, जब इमरान खान साहब कभी नहीं चाहेंगे कि इस बिल पे दस्तखत हों, आरिफ अलवी साहब इस पे दस्तखत करेंगे, और अगर नहीं करते तो क्या सिचुएशन होगी? देखिए, ये थोड़ा सा कयास इस हवाले से मौजूद है कि आरिफ अलवी साहब तो नहीं चाहते थे कि इस बिल के ऊपर डिबेट हो, क्योंकि आईनी तौर पर वो एक हद से ज्यादा इस बिल को रोक नहीं सकते। वो अगर मैक्सिमम रोके नहीं तो इसको 14 दिन या 15 दिन के लिए रोक सकते हैं, उसके बाद ये वापस जाएगा और उसके बाद इवेंचुअली ये नाफिजुल अमल हो जाएगा। तो अलवी साहब सिर्फ इस पर डिले कर सकते हैं, इस पर कोई तब्दीली नहीं कर सकते। लेकिन वो जो डिले का भी प्रेशर है वो पीटीआई की तरफ से उनके ऊपर है, क्योंकि इवेंचुअली उन्होंने सितंबर के बाद फारिग होकर वापस पीटीआई में ही जाना है। तो अगर वो पीटीआई की पॉलिसी को लेकर नहीं चलेंगे तो फिर पीटीआई की मुस्तकबिल में उनके लिए जगह पीटीआई में नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इस बिल में जो करने की कोशिश की गई है, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज जो सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें बुनियादी जवाब तो जस्टिस फाइज ईसा साहब के कल के डिसीजन को बनाया गया था, जो उन्होंने सोमोटो के हवाले से किया था, लेकिन उसमें कुछ बातें और भी की गई हैं जिसके ऊपर मुझे नहीं पता कि रोशनी कितनी बाकी प्रोग्राम्स पर डाली जा रही है। वो बातें ये थी कि उसमें बड़ा क्लियर कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्हीं के पास अब खुद नोटिस का इख्तियार है और वो इसको खुली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जिसका सुप्रीम कोर्ट बार ने हवाला दिया था कि जी ये हमारी रेड लाइन है, अगर आप चीफ जस्टिस के इख्तियारात को छेड़ेंगे तो आप हमारी रेड लाइन क्रॉस करेंगे। ये 2 दिन पहले की खबर थी। तो मेरा ख्याल है कि जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने वो रेड लाइन मार्क कर दी कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनको आप नहीं छेड़ सकते। तो मुझे नहीं पता कि मुस्तकबिल करीब में इसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है या नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि इस लॉ में, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बड़ा क्लियर है कि जी खुद नोटिस के लिए आपको कमेटी बनानी पड़ेगी, लेकिन जो आज का सर्कुलर है वो बड़ा क्लियर कहता है कि जो उनका इख्तियार है उस इख्तियार को आप चीफ जस्टिस के तब्दील नहीं कर सकते। ये कुली तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन होता है। तो मुझे ये बिल्कुल दोनों कंट्रास्टिंग बातें लग रही हैं, एक दूसरे के बिल्कुल मुतजाद, कि आया बिल को अगर, क्योंकि वो बिल अभी तक नाफिज नहीं हुआ, तो मैं नहीं जानती कि अब चीफ जस्टिस साहब उस बिल को एक्सेप्ट करेंगे या कोर्ट इसके ऊपर रेजिस्ट करेगी। तो मेरे ख्याल आने वाले दिनों में ये सिचुएशन थोड़ी सी क्लियर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तफसीली तौर पे जायज़ा लिया कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सूरत-ए-हाल चल रही है इसका क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या ये एक अदालती बहरान में की तरफ बढ़ेगा या इसको जल्द समेट लिया जाएगा। सोमवार का दिन बहुत अहम है इस दिन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपना जो 3 रुकनी बेंच है उसने फ़ैसला देना है मुमकिन तौर पे। तो इस हवाले से आने वाले जो दिन हैं इसके अंदर तफसील से सारी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया जा सकेगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक जो चीज़ जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि इस वक्त सिविल सोसाइटी भी, सहाफ़ी भी और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, और वो यही है कि एक ग्रेटर डायलॉग का इनिशिएटिव करना इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ये हमारी सियासी क़यादत के ऊपर इस वक्त बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि क्या वो इस तरफ जाएंगे या मज़ीद हालात को ख़राब करेंगे। और अगर हालात ख़राब होते हैं तो उससे ये सोचना होगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा उसका जो विक्टिम होगा कहीं वो सियासतदान ही तो नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान डॉक्टर इरफान को इजाज़त दें। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।